योर क्वेश्चन के पहले कंट्री को प्रेफरेंस है, पहले कोर्स के, वैसा नहीं होता है। पहले अपने प्लान को हमको देखना पड़ता है। जो लॉन्ग टर्म प्लान में जाता है तो 5 या 8 साल के बाद इंडिया आ सकता है, तो हमको ये भी देखने की हम उसको अगर इंडस्ट्री वाइड करें, उसका इंडिया में भी बैकअप होना चाहिए। जब तक काम नहीं करेंगे उधर का नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। व्हाट अबाउट द क्राउड हु वांट्स अ रैंक यूनिवर्सिटी बट उनका परसेंटेज है 60, 50 या से एवरेज। ट्यूशन फीस और जॉब अपॉर्चुनिटीज में कनेक्शन नहीं होता है, ट्यूशन फीस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कनेक्शन होता है। बट जो कंट्रीज में 5-6 लाख का मतलब आप एक्चुअली यूनिवर्सिटी को खर्चा कर रहे हो, उसमें आपका रिटर्न्स भी 10-15 लाख 20 लाख के अंदर होने वाला है। इंडिया में क्या है, मतलब put it on your horse planners, 10, 12 bachelor's master's work। ट्यूशन फीस और जॉब अपॉर्चुनिटीज में कनेक्शन नहीं होता है, ट्यूशन फीस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कनेक्शन होता है। स्कॉलरशिप कितनी बढ़ रही है पूछो मत। रैंकिंग्स, ROI, इमिग्रेशन, लिविंग एक्सपेंसेस, क्लाइमेट, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको एक स्टूडेंट को सोचना पड़ता है बिफोर ही थिंक्स अबाउट गोइंग अब्रॉड एंड स्टडीइंग अब्रॉड। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वरी अबाउट इज कि मैं पहले कंट्री को प्रायोरिटी दूं और आई शुड प्रायोरिटाइज द यूनिवर्सिटी फर्स्ट, एंड दीज आर डिफिकल्ट डिसीजंस। आज के बियॉन्ड बॉर्डर्स विद हादर के एपिसोड में हम लोग इसी सवाल को टैकल करने की कोशिश करेंगे। And to answer this question, today we have Shama Patel, who is a director at the Abroad campus with us. She has guided thousands of students over the last 20 years. So we have someone with enough experience who can tell us the nitty-gritties of the entire thing. So, Shama, the first question that I have for you is simply this. मैं पहली प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी को वो या नहीं प्रायोरिटी कंट्री को दूं? ओके, अभी ये क्वेश्चन है ना, इसका एक डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, बिकॉज अभी क्या हो गया, 15 साल पहले हर स्टूडेंट एक क्लोज माइंड से आता था कि वी वर नॉट अवेयर मेरे को किधर जाना है, क्या करना है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स की कैटेगरीज बन जाती है। जैसे मैंने बोला ना, कोई स्टूडेंट आता है जिसका भाई ऑलरेडी लंदन या ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसके लिए और कोई कंट्री से बात करना कुछ लॉजिक ही नहीं, तो वो एक फोकस स्टूडेंट है। उसको जाना क्या है, उसको स्टडीज के लिए इसलिए जाना बिकॉज उसका इधर सेटलमेंट या फ्यूचर प्लान्स देखे, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री का ही है। कोई भी और प्रायोरिटी बीच में नहीं आती, वेदर इट इज कोर्स, बजट, ये वो। व्हेन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है कि उसका कोर्स ऐसा है, सी देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनके कोर्सेज है ना कि आपको हर जगह नहीं मिल जाएंगे। यू विल हैव टू एक्चुअली लुक आउट फॉर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे इनके कोर्सेज स्पेसिफिकली ऑफर्ड है। जैसे वो कोई आता है, मेरे को फार्माकोविजिलेंस कोर्स में जाना है, फार्मेसी तो सबने सुना है लेकिन ऐसा कोर्स किसी ने नहीं सुना रहेगा, तो उसको एक यूनिवर्सिटी इधर यूके में मिलेगी, एक इधर यूएस में मिलेगी, तो उसके बाद ऑप्शन नहीं है। अगर डलेगा मेरे को आप यूके लेके जा, नहीं पर 6 ऑप्शंस दो, पर ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, राइट। सो ये हो गई कैटेगराइज स्टूडेंट हो गया जिसका फोकस श्योर है, तो ना ये कंट्री पहले देखेंगे ना कोर्स, इनका रिक्वायरमेंट्स डिसाइडेड है। योर क्वेश्चन नाउ कम्स टू द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, जो आते हैं कि मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को पता नहीं मेरे को किधर जाना है, या कोई मेरे पास ये 3-4 कंट्रीज XYZ है, एक अंकल ने बोला, एक भाई ने बोला, कुछ कुछ है। उसमें हम लोग कैसा करते हैं ना, देखिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, कंट्रीज पर नोट करते हैं या कोर्सेज पर नोट करते हैं। हम स्टूडेंट को ना कंट्री का आंसर देते हैं ना कोर्स का आंसर। हम चाहते हैं कि वो एनालिसिस हम स्टूडेंट के साथ सामने करें। तो हम इधर अब्रॉड कैंपस में कैसे काम करते हैं, पहले हम इसकी पैरामीटर्स काम करते हैं। जो भी स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाता है उसका कोई ना कोई इंटेंशन रहता है। ऐसा तो स्टूडेंट है कि लेको सिर्फ पढ़ाई करने है, बर्फ कम मिलेंगे, राइट। आज इफ यू आर इन्वेस्टिंग 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, उसके पीछे तो एक मोटिव है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एवरीबॉडी वांट्स। तो फर्स्ट पैरामीटर है कि आपके लाइफ में करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट को रहता है, अपने आप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। ये जो थर्ड कैटेगरी वाले जो सोच के नहीं आया, जिनका कोई रिलेटिव का इशू, कोर्स का इशू नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी 3 कैटेगरीज रहता है, सब कैटेगरीज जो बोलकर। एक तो मेरे को अब्रॉड जाना, पढ़ाई करना, अगर मेरे को जॉब मिला नहीं मिला, रहने को मिला नहीं मिला, मैं इंडिया आके रेडी हूँ, मेरे मम्मी डैडी पास पैसे है कि मेरी फीस भी आगे जाके लोन में भर दे। एक कैटेगरी होता है, नहीं मेरे को अब्रॉड जाना, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद मेरे का एटलीस्ट जो रिटर्न चाहिए वो लेके इंडिया वापस आना है, कुछ कमा के आना है, 3 साल 5 साल एटलीस्ट मेरे को रहना, बाद में मैं सोचूंगा क्या रहना। और मोस्टली आजकल बहुत सारे बच्चे ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं
कि मेरे को अब्रॉड जाके सेटल होना है। तो देखो, इट इज नॉट कि मैं ते कंट्री पे किसी स्टूडेंट को बोले ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, न्यूजीलैंड अच्छा है। इट्स लाइक अ रिक्वायरमेंट। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं, मेरे को ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ पे मेरे को इंडिया में रिटर्न नहीं होना है, तो इन दैट केस दे आर कंट्रीज, जैसे अपने इमिग्रेशन कंट्रीज हो गए, कनाडा, एवरीबडी नोस, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। बच्चे जाते हो, पढ़ाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं और फिर इंडिया जनरली वापस में जाते हैं। अभी कोई स्टूडेंट्स है जैसे लेकर जाना है, थोड़ा इन्वेस्ट करना है, ज्यादा स्पेंड भी नहीं करना है, 3-4 साल एक्सप्लोर करना है, आइडर में भी इंडिया वापस आना पड़े नहीं आना पड़े, राइट। तो उस केस में भी है कंट्रीज लाइक यूके, आयरलैंड में, सम अदर डेस्टिनेशन यूरोप में भी है, वो सब है जहाँ पे आप जाओ, थोड़ा टाइम निकालो और फिर डिसाइड करो। यूएस में भी कोई स्टूडेंट्स ऑन एंड ऑफ है। अभी टेक्निकल स्टूडेंट जो रहते हैं उनके पास ऑप्शंस है, जो स्टेम के अंदर जाते हैं, वो सब ज्यादा टेक्निकलिटीज है विच वी माइट नॉट कवर इंडिविजुअली, वी कवर केस वाइज, बट वैसा है। सो सी योर क्वेश्चन के पहले कंट्री को प्रेफरेंस है, पहले कोर्स के, वैसा नहीं होता है। पहले अपने प्लान को हमको देखना पड़ता है। सी कोर्स तो अभी एक मैनेजमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट के फील्ड में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, वो हम डिस्कस करते हैं, बट पहले मेन अटेंशन क्या आता है, आपका फोकस के वो कंट्री की, आपको अगर आप जाते हैं तो आपका फ्यूचर प्लान मीट होता है कि नहीं। अगर ये पैरामीटर क्लियर है, देखो अगर जो स्टूडेंट को सेटल होना है और मैं उसको ऐसे कंट्री देश ली जहाँ पे इमिग्रेशन ही नहीं है, फायदा नहीं हुआ, तो ये उनको एक्सरसाइज स्टूडेंट से पहले ही करना पड़ता है। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनी काउंसलिंग इज भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है। देन कम्स दी अदर थिंग्स लाइक बजट एंड द कोर्स लाइक यू मेंशन्ड। बिकॉज ये कोर्स तो हम एक फैशन डिजाइनर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए नहीं भेज रहे ना, हम उसी फील्ड में भेज रहे, तो वो तो हम पैरेलली वाइट करेंगे। लेकिन मेन इज कि आपका प्लान जो है, बिकॉज जो आप बाद में इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, अब इसी नेक्स्ट इज बजट क्वेश्चन, तो वो कभी आएगा जब उसका प्लान नीट रहेगा। अभी जो बच्चों को पता है कि मेरे को इधर ही कमाना है, इंडिया में मेरा कोई बैकअप नहीं है, लोन उधर से ही धरना है, कि इन्हें को अकॉर्डिंगली इसको राइट करना पड़ेगा, ताकि वो फिर उसके पेरेंट्स पे नहीं प्रेशर नहीं। एंड देन वी हैव हाई एंड फैमिलीज, बिजनेस क्लास फैमिली, पता है जाओ ठीक है 50 लाख खर्चा करो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको वो सब चीजें पहले एनालिसिस करना पड़ता है, देन यू नो वी कैन डिसाइड दी प्लान। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनको डिसाइड करने के लिए। एक तो जैसे आपने बताया इमिग्रेशन वहाँ कितना आसान है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, एग्जैक्टली, there might be people who are prioritizing ROI over anything else. Living expenses will also be very, very different in country X versus country Y. इसके अंदर कुछ प्रायोरिटी लेवल है क्या? मेरे को पहले लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में सोचना चाहिए, या मेरे को पहले फीस के बारे में सोचना चाहिए, या मेरे को इमिग्रेशन के बारे में सोचना चाहिए? तो देन really comes to you, उसको पता है अच्छा हाँ मेरे को सेटल होना है, तब तो उसके लिए इमिग्रेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट आई डोंट नो, आई बिलीव देयर विल बी अ लॉट ऑफ फीलिंग्स कि यार मेरे को पता नहीं है एंड ट्राई टू बिल्ड अ करियर। तो आप जब उनको गाइड करती हैं तो उनको बोलती है कि नहीं यार एक काम करो, तुम पहले RAI पे ध्यान दो या किस पे ध्यान दो, कुछ इसके some parameters which are more important than the others. ओके, तो आपने जितने भी पैरामीटर्स जो मेंशन किए ना, मैं इसको प्रायोरिटी वाइज ही आपको बताती। इमिग्रेशन मींस एक्चुअली सी, हम उसको इमिग्रेशन टर्म नहीं करते, हम उसको फ्यूचर प्लान्स टर्म करते हैं, बिकॉज हर बच्चा तो इमिग्रेट करने नहीं जा रहा है, इसलिए हम अपने काउंसलिंग में उसको इमिग्रेशन नहीं टर्म कर सकते। हाँ, फ्यूचर प्लान एक होता है इमिग्रेट होना, एक होता है शॉर्ट टर्म स्टे, एक होता है लॉन्ग टर्म स्टे। इसको 3 में कैटेगराइज किया जाता है। ये हमारा मेन फोकस होता है। आई टेल यू व्हाई। अभी जो स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया कि हमको चले लॉन्ग टर्म स्टे जाना है, माइग्रेट है ना कि नहीं बाद में डिसाइड करो ना, लॉन्ग टर्म स्टे मतलब 5-8 साल या ऐसे कुछ निकालना है, काम करना है। उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद बजट आता है। अभी किसी का बजट है से 20 या 25 लाख ट्यूशन फीस, एक एग्जाम्पल बता रही है, और उसको लॉन्ग टर्म स्टे कंट्री में जाना है, तो ऑब्वियसली हर कैटेगरीज में हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज है ना, कोई भी कैटेगरी ऐसा नहीं थी भाई अरे तुमने ये लॉन्ग टर्म स्टे सिलेक्ट किया, तुम तो एक ही कंट्री में जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम नेक्स्ट उसका बजट देखते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लॉन्ग टर्म स्टे जैसे 5 साल 8 साल रहना है, लेकिन मुझे की PR नहीं अप्लाई करना है, परमानेंट रेजिडेंसी, और मैं UK आइलैंड पकड़ती या से यूरोप में के कंट्रीज पकड़ती हूँ। अभी बच्चे का परसेंटेज बहुत हाई है, से उसका CGPA 9.5 ऑन 10 है, 90% अदौर औसत है। अभी अगर मैं उसको UK के टॉप स्टे में डालूंगी तो उसका बजट 40 लाख के रह जाएगा। सिमिलरली सबको पता दिया ना ब्रांड कॉन्शियस मार्केट। आज बच्चे जल्दी ये नहीं समझते कि
अगर मेरा 90% है तो मेरे को 90% नहीं भी पढ़ना है, दे आर नॉट रेडी टू कम डाउन, इवन अगर बजट कम है, जल्दी नहीं आता कोई कोई। तो फिर हम क्या करते, ठीक है तुमको मैं टॉप स्कूल ही देती हूँ, अब तुम्हारा कंट्री पैरेलल को और रहेगा। अभी जैसे अगर एक टॉप स्कूल आइलैंड में पढ़ना है तो आप 30 लाख में पढ़ सकते, उसी लेवल का टॉप स्कूल अगर आप यूके में देखेंगे तो 45 लाख आ जाता। तो फिर हमको उनको कंट्री ऑप्शन देने पड़ते हैं कि भाई अगर तुमको टॉप स्कूल में ही जाना है। सो सेकेंड इज, फर्स्ट इज ऑब्वियसली हमारा प्लान डिसाइड है, हम लॉन्ग टर्म में, ये एग्जाम्पल देख के हम लोग तेरे कॉन्वर्सेशन में चलते हैं, लॉन्ग टर्म में ये कंट्रीज है। अभी फिर नेक्स्ट आता है ऑब्वियसली बजट, सो नेक्स्ट आफ्टर इमिग्रेशन इज बजट, तो फ्यूचर प्लान के रहा बजट, बजट के बाद ये डिसाइड है लिया। उसके बाद हम कोर्स काउंसलिंग इनका प्रैक्टिकली अलग से करते हैं, हर कंट्री में हर कोर्स का ऑप्शन ऐसा नहीं है। बट एक चीज आप तो बताओ कि हम क्या करते हैं, हम ना बजट के साथ जब कोर्स काउंसलिंग करते हैं ना, तो हम इनको ये भी गाइड करते हैं। अभी को मेरे पास एक आईटी लेवल स्टूडेंट आता है जिसको से उसने बीएससी आईटी या बैचलर्स इन आईटी किया है और उसको जाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी में, उसका बजट 40 लाख है या 45 लाख है, तो मैं इसको यूकेली बेच सकती, लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन फिर भी मैं उसका बजट कम करने के लिए नहीं, बट उसको आइलैंड एक ऑप्शन बेटर देन देम, बिकॉज करंटली इट इज द सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, इट इज आईटी हब ऑफ यूरोप, not of Europe, in fact, entire world. Actually, if you pick up Europe and you pick up all the top multinationals IT ना, एक ऑफिस तो आपको डंबल नहीं मिलना, हेड ऑफिस तो काफी के, बट एक ऑफिस तो आपको मिलना। तो पोस्ट काउंसलिंग है कैसा होता है ना, ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट कंफ्यूज है कि चलो मैं बीएससी आईटी किया मुझको पता ही नहीं, तो हम उसको गाइड करेंगे कि एआई में क्या होता है, उसको डिटेल काउंसलिंग करेंगे, तेरे जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है। सो आई एम नॉट कवरिंग एट इस सेक्टर में तो कॉम्पिटिशन नंबर लगेगा, बट जैसे एआई करने के बाद उसको क्या ऑप्शन है, अच्छा एआई करने के बाद 5 साल बाद इंडिया आने के बाद उसको क्या ऑप्शन है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो जो लॉन्ग टर्म प्लान में जाता है तो 5 या 8 साल के बाद इंडिया आ सकता है, तो हमको ये भी देखने की हम उसको अगर इंडस्ट्री गाइड करें, उसका इंडिया में भी बैकअप होना चाहिए। सी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री हैड बैकअप इन इंडिया, कोई इंडस्ट्रीज प्लस माइनस चलती है, राइट। तो फिर साइबर सिक्योरिटी बोलो इंडिया में मोस्ट अपकमिंग है, तो उस हिसाब से हम उसको राइट करेंगे, भाई भले इफ योर बजट इज 45 लाख लेकिन तू आयरलैंड चला जाओ क्योंकि तेरा इंडस्ट्री इधर ज्यादा है। सो कॉस्ट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इंडस्ट्री देन। तो फर्स्ट हो गया अपना फ्यूचर प्लान, सेकंड हो गया बजट, ठीक है। देखो वो जो जहाँ पे फिट होता है उसके हिसाब से बजट में गाइड करेंगे, बजट के हिसाब से भी हम उसको कोस्ट इक्विवेलेंट करके देंगे ताकि दे कंट्री में उसको डिमांड मिले और इंडिया आके भी उसको थोड़ा हो। लिविंग एक्सपेंसेस RLI एंड ऑल कम मच लेटर। सी लिविंग एक्सपेंसेस से मैं एक चीज कमेंट करना पाऊंगी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं विद अ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बोले ना हाथ पैर मार के कुछ के काम करना है, भले पेरेंट्स के पास कितना भी पैसा है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, जब तक काम नहीं करेंगे उधर का नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। आजकल इंडिया में आप नौकरी पे जाओ, आपको लाखों जॉब्स है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, क्यों है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन राइट में। सिमिलरली अब्रॉड में आप शुरू से ये नहीं बोल सकते भाई ये 4 वेबसाइट पर जाओ आपको जॉब मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलने वाला है। तो हम तो पूरा एक नेटवर्किंग का काउंसलिंग करते हैं बच्चों के साथ कि अगर नेटवर्किंग से आपके जॉब्स कैसे मिलेंगे, राइट फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स इन डिपार्टमेंट से इन्हें काम करे, तो नेटवर्किंग से कैसे आपको पहचान बनाना है। तो पार्ट टाइम जॉब भी मैंडेटरी। तो लिविंग एक्सपेंसेस कैसा होता है, अगर आप किधर 10 पाउंड कमा रहे 1 घंटे के तो उसके हिसाब से स्पेंड कर रहे हैं, 15 पाउंड कमा रहे तो उसके, तो लिविंग एक्सपेंस के हम एक्चुअली फोकस नहीं करते बिकॉज जहाँ पे रह रहे हो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से कमाने वाले हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और आपसे पूछना चाहूंगा कि लेट्स से फाइनेंशियली मेरे को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर भी आप ये रिकमेंड करती हैं that if you are there, let's say if you are studying in Ireland, you're paying the fee of 30 lakh rupees, it's a huge amount, I'm not questioning that. But let's say I can afford it, for example. Even then you would recommend that you go and do some sort of a part-time job there. I'll tell you the reasons for that. As I said, it's not only money. We have people जहाँ पर पेरेंट्स जो को हम नहीं चाहते हमारे बच्चे रेस्टोरेंट में काम करे या कंसोल में काम करे, तो हम उनको ये भी क्लियर करते कि देखो ये इंडिया नहीं है, उनका घर नहीं है, उनको घर आके किसी पार्टी में नहीं जाना है, शादी में नहीं जाना है, किसी रिलेटिव को मिलने नहीं जाना, उधर वो 4-5 घंटे कॉलेज में निकालेंगे, उनके साथ उनके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे वो तो सब पार्ट टाइम जॉब करने जाएंगे। आपका बच्चा या फ्री बैठेगा, जो बच्चा फ्री बैठता है वो पार्टी ज्यादा करे, किधर पर पैसा खर्च, देखो आप कमावे नहीं तो खर्चा ना रहे, दोनों में से एक चीज है। सेकुलर आपको पैसे की पड़ी नहीं है, लेकिन वो आपका बच्चा इंडस्ट्री कैसे सीखेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो चाय रोज है वो सिर्फ कॉलेज अटेंड करता है, वो सिर्फ 5-6 फ्रेंड जो उसने बनाया उधर है, प्रोफेसर को थोड़ा बहुत जानता है, उसमें स्मार्टनेस का आएंगी वो कंट्री की जब तक वो बाहर जाएगा नहीं। आज भी एक डिपार्टमेंट स्टोर में कैश काउंटर को बैठा है, भले
इधर के हिसाब से बहुत छोटा जॉब है, बट वो कैश काउंटर तो दिन के वो 100-150 लोगों को मिलता है, उनसे इंटरेक्ट करता है, पहचान भी बनाता है। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर अब्रॉड में जॉब चाहिए हो तो नेटवर्किंग के अलावा आप कुछ भी नहीं देख सकते। कारण सिर्फ पैसों का नहीं है ना, इट इज बच्चे का स्मार्ट है। अभी इधर भी इंडिया पे है, पैसे वाले बच्चे भी 20,000 के लिए अपने बच्चों को जॉब कराते, तो 20,000 रुपए के लिए नहीं करा रहे, एक्सपीरियंस के लिए करा रहे। सो इट इज द सेम थिंग, देयर इज अग्रीड। ऐसे है, आई थिंक इंडिया से भी 10-20% रहेंगे जहाँ पे पेरेंट्स डोंट अलाउ द किड्स। बच्चे ऐसे आपको कोई नहीं मिलेंगे जिसको काम नहीं है, बच्चों को करना है। अच्छा, हमारे बच्चों में दिक्कत ये होती है कि भाई I come from a let's say an upper middle class sort of a background and say let's say abroad तो ये है ना 12th के बाद ही और सारे लोग और even before that they start part time jobs, but in India you would rarely meet a college student who is doing least sort of part jobs basically. Even if they leave something, they'll do maybe some sort of an internship, they would do probably some sort of freelancing gigs which are related to their Not even that, just saying odd jobs ना, jobs, no white collar jobs which white collar है। बट ये बच्चे जब वहां जाते हैं तो have you seen कि नहीं बच्चे लोग ओपन होते हैं और पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर होता है। इसीलिए बच्चे लोग ओपन किए होता है बिकॉज सोशल मीडिया अभी इतना स्ट्रांग है ना, वही डोरी ये चीज 15 साल पहले नहीं थी जब हम स्टूडेंट्स को काउंसिल करते थे, एक अलग तरीका था। सोशल मीडिया डज आप द वर्क फॉर अस, ठीक है। आज कोई भी बच्चा अब्रॉड जाता है 99.9% उसने कुछ सब कुछ सर्वे करके जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका एक फ्रेंड, एक भाई, एक रिलेटिव कुछ तो किधर कर रहा है, राइट। तो सीनियर गया स्कूल से, किधर तो गया कॉलेज से, राइट। तो वो रिसर्च था, उसको पता है। और ना भी देखे ना, बच्चा हमेशा पीयर प्रेशर तो इंडिया में भी चलता है। आज आपके बच्चे उनके फ्रेंड्स के ही सुनते हैं ना, तो वो सेम पीयर प्रेशर उनको उधर भी चलेगा। जब एक ग्रुप है 10 बच्चों का, 9 बच्चे काम कर रहे हैं, तो आपका बच्चा क्यों नहीं करेगा। और सेकेंडली देखो, एक बात बताओ, खुद का पैसा कमाना और मम्मी डैडी का पैसा यूज करना जो इंडिया से आता है, इसमें भी फर्क होता है। और सी आई फील हम पेरेंट्स को देखते, यू शुड बी नॉट प्राउड ऑफ इट, बिकॉज जो बच्चा खुद पैसा कमाता है, आज भी एक मैकडॉनल्ड्स में अरे काम करके भी कमाता है, तो पैसे की इसको वैल्यू रहती है। जो आप इंडिया से भेजते उसकी वैल्यू नहीं रहती, वो तो फैक्ट है, राइट। सो सी इट इज अ पर्सनल चॉइस। हम तो पेरेंट्स को नहीं कर सकते नहीं आपके बच्चे को काम कराओ, और अल्टरली हम बोले नहीं बोले, बच्चा उधर जाके अपने रास्ते भी लेता है, ठीक है। हम क्लैरिटी कहते हैं, बच्चा उधर जाके ऐसा कुछ करे जो पेरेंट्स को नहीं पता है, इससे अच्छा पहले हम पेरेंट्स को बता दे कि इधर जाके क्या होने वाला है। 100% आई टेल यू, हाँ अगर बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा है, इट इज सेकेंडरी। सी वी डोंट गारंटी पार्ट टाइम जॉब्स, नोबडी कैन, बट बिकॉज हम हेल्प करते हैं नेटवर्क, मतलब हम कैसे ना जाने के पहले हर बच्चे को बताते कि पार्ट टाइम जॉब इधर जाके ढूंढना है, तो क्या करना है। उधर जाकर वो खड़ा हो जाएगा, बोला पार्ट टाइम जॉब तो नहीं मिलने वाला, तो हम ये भी गाइड करते हैं तुम जहाँ पे रहते हो उसके आसपास क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। तो बेसिक गाइडेंस को हर बच्चे पे चाहिए कि पार्ट टाइम जॉब कैसे देना है, फुल टाइम जॉब के लिए क्या क्या काम करना है। डेटा तो जेंडर ही है, 98-99% वर्क तो वो बच्चे इधर जाके कर लेते हैं अपना, फिर पेरेंट्स तो बताते नहीं बताते हैं, इसलिए हम पहले क्लियर कर देते हैं। तो ये और एक पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, कि इंडिया में बच्चे के पास बहुत सारा काम है, यानी कम ही नहीं, एज अ सोशल लाइफ या एज अ फैमिली लाइफ। उधर जाके 4-5 घंटा पहले जाएगा, उसके बाद अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो घर जाएगा, वो तो उसे आधे लगते तक पढ़ाई नहीं करने वाला है। उधर बच्चे हफ्ते में एक बार खाना बनाते हैं, 2 बार खाना बनाते हैं, उसके हफ्ते में 1 बार के साथ करना है। तो इफ ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, दिन का 6-8 घंटा अगर फ्री बैठेगा तो वो करेगा क्या उस टाइम में। तो उस टाइम पे फिर उसको एग्जैक्टली वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि सच्चा फिर मैं इंडिया नहीं अच्छा था, मैं इधर बिजी रहता था, उधर के पास कुछ है नहीं। फ्रेंड्स को कॉल किया, फ्रेंड पार्ट टाइम जॉब में, फ्रेंड डाउन करके नहीं आएगा, ठीक है। कल जाके एक फ्रेंड तो पार्टी पे कर रहा है क्योंकि वो खुद के पैसे से कर रहा है। ये बच्चे तो सब पैसे अपने मम्मी डैडी को, ऑब्वियसली सी पैसे वाली पार्टी कितनी भी हो, हम भी पेरेंट्स को दिल के, अब जो भी पैसा बच्चों को देते हो उसको पूरा अकाउंटेबिलिटी रखो, क्योंकि आपने जैसे दिला 12th के बाद बच्चा जा रहा है या इधर 20-21 साल में जा रहा है, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट होने का इधर चांसेस है पीयर प्रेशर में। तो बच्चे पेरेंट्स अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, तो बच्चों को लगता है चलिए ये मेरा हार्ड अर्न मनी है, थोड़ा गेम्स तो देखता है, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो पैसा खर्चा गलत तरीके से करने से वो मतलब थोड़ा नहीं करेगा, वो हाँ वो लाइन में नहीं जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो इतना बिजी रहेगा कि वो रात को उधर आएगा, बिकॉज देखो सुबह निकलेगा 4-5 घंटे कॉलेज, फिर पढ़ाई, फिर इसको जॉब पर भी ट्रैवल करके जाना है। ऐसा नहीं कि कॉलेज के बाजू में जॉब हो सकता है, इसका जॉब 1 घंटा दूर है, ठीक है। वो जॉब करके 4 घंटा जॉब करेगा, एटलीस्ट इनका 4 घंटा करते 5 घंटा करते हैं, फिर वे घर आएगा, जब तक आएगा रात हो जाएगी, टायर डिनर खाया सोया, तो उसके पास पार्टी या टाइम,
दूसरे गलत कंपनीज में भी जाने का टाइम. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन वेरी गुड एग्जांपल. हमारा एक स्टूडेंट है सूरत से, जरियाला फैमिली है, ठीक है, बहुत पैसे वाली फैमिली है, जिसने आई थिंक ये अम्बानी इसके ये पूरे ड्रेसेस का काम किया था इनकी शादियों में. उसका बेटा सूरत से ट्रेन में बॉम्बे आता था काउंसलिंग के लिए, ठीक है. तो टू दैट एक्सटेंट के उसके पास 10 गाड़ियां थी. बट सी दैट इज व्हाट पेरेंट्स ने भी इनकलकेट किया. आज वो उधर गया, ये नहीं, उसके पास दुनिया भर का पैसा था. वो लिटरली 1 सवा घंटा 1 डे अप एंड डाउन काम करता था, नाइट शिफ्ट करता था. उसको कोई जरूरत नहीं थी पैसों की. उसके मम्मी डैडी ने कभी नहीं बोला था कि पैसे कमाओ, बट उनके पास बहुत पैसा था. बट वो बच्चा जो आज लाइफ में है, ये उस वजह से. I remember the story of a diamond merchant कि what the deal is कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको 5,000 रुपया दे के दादर स्टेशन पे छोड़ देते हैं कि अब तू 1 महीना 5,000 रुपया लेके तुम निकाल. एंड I was listening to the interview of the father, the elder son and the younger son. फिर younger son बोला कि पहले तो 1 दिन में जो मेरी हालत खराब हो गई, बट मुझे 1 महीने का मेरा एक्सपीरियंस था 5,000 रुपये तो बॉम्बे में रहने का. That it didn't trifle. But he managed. Because see, that's what I'm saying, no? You have to manage. You don't have an option. चलो वो बंदा तो फिर भी बॉम्बे में था. अरे ये बच्चे अब्रॉड जाते हैं तो है, रिटर्न टिकट भी नहीं है. आपको कुछ ना कुछ करना ही है. आई थिंक जितने भी सक्सेस स्टोरीज है ना लाइफ में हमारे पास, हमारे स्टूडेंट्स के, केवल स्टार्टेड फ्रॉम दिस. तो जिसने नहीं स्टार्ट किया, एकदम कोर्स खत्म करने के बाद अभी जॉब मेरे पास आएगा, फिर पहले आप उसको पब स्कूल में दे दो कि 50 लाख खर्चा करो. इट इज नॉट 30. Fair. अच्छा. And just carrying on to this conversation a little bit forward, once they are graduated, let's say, a huge factor for them is कि यार मैंने तो पैसा लगाया है, उसके ऊपर मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस टाइप का आ रहा है. Yes, it depends on the jobs they get and the degrees that they get. कुछ country लाइक भी ऐसा रहता है, and because that's where I come from an engineering background, and 20 years ago जब मैं कॉलेज में था तो अगर आपको बाहर जाके नौकरी करनी है, यूएस इज द बेस्ट प्लेस फॉर आईआईटी इंजीनियरिंग irrespective of the cost. आप वहां जाओ, the return on investment that you would get in the US, especially right, I am from an IIT, तो कॉलेज की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की है वो आपको यूरोप में या कहीं और नहीं मिलेगा. But that's 20 years away. That's engineering that I'm talking about. Let's say if we talk about today, would it be fair to say कि नहीं यार, अगर आप ROI देख रहे हैं तो बेस्ट आपके लिए ऑस्ट्रेलिया है, या बेस्ट आपके लिए यूके है, या मे बी बेस्ट आपके लिए जर्मनी है कि जर्मनी के अंदर कॉस्ट कम रहती है. इज देयर अ कंट्री व्हिच यू कैन से बाय डिफॉल्ट दैट नो, these are the countries which will provide a very good ROI, and these are the countries which will not have a very good ROI? सो बेसिकली इसको सम अप करने के लिए कि ये पूरी चीज में इन द ROI व्हाट ऑल वी लुक एट, मेन इज दैट हम स्टूडेंट्स को उनके स्किल सेट्स पे फोकस करते हैं. हम उनको बताते हैं उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उससे रिलेट करके बताते हैं कि आपको एक्चुअली जो रिटर्न्स आएंगे आप कैसे मीट करोगे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. फिर उसमें रैंकिंग वो सब आगे आता है, तो हम उसमें भी पैरामीटर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. आपका ROI ये पैरामीटर्स पे बेस्ड होगा, फिर वो जैसे मिलता है उसको वो अकॉर्डिंगली आगे बढ़ता है. Fair. अब जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी इवेलुएट करते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू लुक एट इज कि अच्छा हाँ ये रैंक है, ये अच्छी रैंक है, ये बुरी रैंक है. तो ये कि क्या खाली रैंक के बेसिस पे यूनिवर्सिटी को देखना ठीक है या नहीं है, और चीजें मुझे क्या कंसिडर करनी चाहिए व्हेन आई एम लुकिंग एट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन. जैसे हमने कुछ देर पहले बात किया था, वी आर अ ब्रांड कॉन्शियस मार्केट. इनफैक्ट मेनी प्लेसेस इन इंडिया मोर ब्रांड कॉन्शियस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बिकम ब्रांड कॉन्शियस. तो रैंकिंग इंपॉर्टेंट ही रहती है. अभी कोई 90% वाला स्टूडेंट है, ठीक है, उसको हम भी एज अ कंसल्टेंट 90% वाली यूनिवर्सिटीज देंगे. ओनली द कंस्ट्रेंट इज द बजट. अगर बजट मैच हो रहा है एकेडमिक्स से तो जो वो यूनिवर्सिटीज में फिट होते हैं. व्हाट अबाउट द क्राउड हु वांट्स अ रैंक्ड यूनिवर्सिटी बट उनका परसेंटेज है 60, 50 या से एवरेज, तो हमको उनको समझाना पड़ता है कि अगर हम 60% वाले हैं तो मेरे लिए 60% के हिसाब से ये बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी है. बिकॉज सी रैंकिंग इज नॉट जनरल. हाँ चलो वर्ल्ड रैंकिंग हो गया, ये हो गया, दैट्स वन साइड ऑफ द स्टोरी, बट हर बच्चा तो 90% नहीं ला सकता. अच्छा, इफ यू लुक एट द रिकॉर्ड्स, हम स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स भी देते हैं. आप वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को देख लो जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. दे आर नॉट 90%. दे हैव नॉट स्टडीड एट द टॉप स्कूल.
तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स को समझानी पड़ती है। देखो आप डायरेक्टली बोल दोगे अरे आपका 60% आप इसमें नहीं जा सकते, इज नॉट राइट। कोई भी बच्चे को उस 20-21 ईयर्स की एज में एक्सप्लेन करने को ये सब करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट वी डू। फर्स्ट थिंग कि वी मेक देम अंडरस्टैंड। सेकंड इज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रैंक यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल है बट उनका बजट कट नहीं हो रहा है। एज आई सेड, अगर यूके के रैंक यूनिवर्सिटी में जाना है तो 45 lakhs, यूएस के रैंक में जाना है तो मे बी 1 CR ऑल्सो। बजट कितना है? तो अगर बच्चा वो बजट नहीं ला पा रहा है, दैट डजंट मीन वो स्टडी नहीं कर रहा है आगे जाके, वो भी नहीं होता है। तो फिर हम वो स्टेप्स बता दे, भाई तुम 20 लाख स्टडी करके खुद 50 लाख की सैलरी पे आओ और फिर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में स्टडी करो, rather than sitting back here and only dreaming of a university is not going to get it. बराबर है? तो वो आपको स्टूडेंट को काउंसलिंग में समझाना पड़ता है कि वो स्टेप कैसे। Then the other thing that I've heard from students, I don't know how true it is, कि जहाँ पे फीस कम होती है जिन कंट्रीज के अंदर टिपिकली, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती हैं या क्वालिटी ऑफ जॉब्स कम हो जाती है। इज देयर एनी मेरिट इन दैट आर्गुमेंट? सो बेसिकली फीस कम होने में दो कैटेगरीज आ जाता है। एक तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज है, मतलब जैसे जर्मनी ले लो या फ्रांस में कोई यूनिवर्सिटीज ले लो, बहुत सारे यूरोप में स्पेशली है जहाँ पे गवर्नमेंट ही सब्सिडी देता है। वो एक्चुअली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बट दैट इज फॉर द क्रीम ऑफ द वर्ल्ड। जो बच्चे अपने यूनिवर्सिटीज में टॉपर्स है वो है, उसको लेके तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो आपको लोअर ट्यूशन फीस है या नेग्लिजिबल है बट वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज करता है। तो वो ऑब्वियसली मार्केट तो अच्छा ही है। आप जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे इसका ये मतलब नहीं है कि आप जॉब्स अच्छे नहीं मिलेंगे ना, लॉजिक है वो, और आप तो क्रीम से आते हो इसलिए उधर मिला है एडमिशन। ये सेकंड कैटेगरी फिर कंट्रीज पे आता है। देखो ट्यूशन फीस और जॉब अपॉर्चुनिटीज में कनेक्शन नहीं होता है, ट्यूशन फीस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कनेक्शन होता है। अभी टू नेम ऑफ फ्यू कंट्रीज से आप माल्टा जाओ, लातविया जाओ, दीज कंट्रीज जहाँ पे बच्चों का फीस ही 5-6 लाख होएगा, तो अभी 5-6 लाख एग्जैक्टली तो अभी 6 लाख फीस भरने के बाद आपको 40 लाख का पैकेज नहीं मिल सकता है। एंड द कनेक्शन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज जो कंट्रीज में आपको 35-40 लाख का पैकेज मिलता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई है, उनका डॉलर पाउंड रेट भी हाई है, राइट। बट जो कंट्रीज में 5-6 लाख का पैक मतलब आप एक्चुअली यूनिवर्सिटी को खर्चा कर रहे हो उसमें आपका रिटर्न्स भी 10-15 लाख 20 लाख के अंदर होने वाला है। So no connection in tuition fees and quality of jobs. Yes, tuition fees and the standard of living, but वो तो हर कंट्री का रहता है ना। इवन इन इंडिया बॉम्बे में जॉब अपॉर्चुनिटीज के अगेंस्ट आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो या पैकेजेस देखो और वही चीज आप कोई दूसरा सिटी उठा लो तो वो हर कंट्री में होता है। नथिंग एल्स इज रिलेटेड। True, true. So let's say to sum it all up, I, as a student, come to the abroad campus, I meet your consultants, your counselors. So, and I ask them, can you just give me some parameters, some do's and some don'ts, कि हमारा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के पहले ये 1-2 चेकलिस्ट हैं which you should keep in mind, या कंट्री सेलेक्ट करने के पहले these are a couple of checkpoints, these are some of the do's and don'ts that you should do. Okay. So our team at abroad campus basically first focuses on country selection, on the main parameters as we discussed is future plans, most important, budget, again very important for an Indian family, and the course, because the course and the industry is very important to select a particular country, right? This relates to the course selection, right? You asked me, because again, course selection is based on the student's current profile. We also help you with a complete profile building. So what course is right for the student and which country will fetch him the right career in that course. So this is what we are all about. Fair. So with that, I'd like to end today's episode and thank you, Shama, for taking out the time and helping us and helping our viewers and listeners with how to select a country and how to select a course. I hope आज के Beyond Borders with Hada के एपिसोड से आपको भी मदद होगी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, कोर्स सेलेक्ट करने में और कंट्री सेलेक्ट करने में। आई वुड रिक्वेस्ट आपको अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इस एपिसोड को लाइक करें। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें, हमारी टीम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश तो कम से कम करेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे वाले जो हमारे एपिसोड्स हैं वो आपकी फीड में अपीयर हो पाए। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज रवि हांडा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।